तो हेलो कोडर्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल। सो कोडर्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एचटीएमएल के हेड सेक्शन को देखा था, बॉडी सेक्शन को देखा था एंड मेटा टैग्स के बारे में जाना था। एंड साथ ही साथ हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, वो था एचटीएमएल पार्सिंग इन ब्राउजर, कि एचटीएमएल ब्राउजर इंजन में कैसे पार्स होता है, वो भी हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में कवर किया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग हेडिंग्स के बारे में जानेंगे कि हेडिंग्स क्या होता है, पैराग्राफ्स क्या होते हैं, एंकर टैग्स क्या होते हैं, एंकर नेविगेशन कैसे कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाते हैं, या फिर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में कैसे जा सकते हैं। ठीक है। इमेज कैसे ऐड करते हैं अपने वेबसाइट में, और बहुत सारे एचटीएमएल एलिमेंट्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ गाइस, मैं आपको इस वीडियो का एक टारगेट देना चाहता हूँ, वो है आपको 24 लाइक्स एंड 24 कमेंट्स करना है विद इन 24 आवर्स के अंदर। ठीक है। सो आई होप गाइस आप इस टारगेट को कंप्लीट करवा दीजिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हेडिंग्स। तो हेडिंग्स कैसे लिखते हैं अपने वेबसाइट में, चलिए सीखते हैं। ठीक है। तो हेडिंग्स पहले क्यों यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हेडिंग्स क्या करते हैं, हमारे वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाता है, ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो सर्च में टॉप पे आ सके। ठीक है। और ये क्या करता है गाइस, एक बेसिकली टॉपिक्स के समरी बना लेता है और हमारे गूगल को बताता है कि हमारे वेबसाइट में ये कंटेंट है। ठीक है। और हेडिंग्स लिखते कैसे वो भी मैं बता देना चाहता हूँ गाइस। तो हेडिंग्स का बहुत आसान सिंटेक्स है। तो सिंपली एच से लेके नंबरिंग होता है, H1 H2 H3, इसी तरीके से H6 तक एक नंबरिंग होता है। तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरीके से हेडिंग 6 तक होते हैं। ठीक है। और ये याद रखना, हेडिंग 1 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, हेडिंग 1 बड़ा होता है, बिगर होता है ये। ठीक है ना, बिगर होता है। ठीक है। और हेडिंग 6 है वो स्मॉलर होता है, सबसे स्मॉल हेडिंग होगा। ठीक है ना, स्मॉल होगा ये, बिगर होगा। ठीक है ना, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ये याद रखना है यहाँ पे, नाम में मत जाना है कि H1 छोटा होगा और H6 बड़ा होगा, यहाँ पे उल्टा ही होता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे हम लोग। ठीक है ना। हम लोगों ने एक चीज पढ़ा कि हेडिंग क्यों यूज करते हैं, एसईओ के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और ये भी याद रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा हेडिंग यूज़ नहीं करना है, कि अगर मान लीजिए हमें कोई टेक्स्ट है उसको बड़े में दिखाना है, ठीक है ना, डार्क में दिखाना है। ठीक है। तो आप बार बार हेडिंग का यूज़ मत कीजिएगा, अदरवाइज वो क्या होगा, आप जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज सर्च जो करते हैं गूगल, ठीक है ना, उससे क्या होगा, हमारा जो वेबसाइट है वो स्पैम में चला जाएगा और हमारा वेबसाइट जो सर्च में नहीं आएगा। ये याद रखना। ठीक है। और हेडिंग्स की कुछ ऑलरेडी प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है, मतलब कुछ सीएसएस पहले से डिफाइन होते हैं, तभी वो बड़े दिखते हैं, उनका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। मतलब उसमें कुछ डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पहले से ऑलरेडी अप्लाई होती है, उसका साइज की प्रॉपर्टी पहले से डिफाइन होती है। ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले इसको एक बार हम लोग कोड करके देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। गाइस, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फोल्डर बना के दिखाया था, वो था एचटीएमएल। ठीक है। तो इसको सिंपली आपको क्या करना है, आपको इसको वीएस कोड से ओपन कर लेना है। तो आप सिंपली वीएस कोड को ओपन कर सकते हो अगर आपने कोई अदर प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं किया है तो, या फिर इस फोल्डर पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको इसको ओपन कर लेना है सिंपली। ठीक है। तो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो एक फ़ोल्डर बनाया था, इसके अंदर हमारा index.html था और style.css था। ठीक है। आपको मैंने ये भी बताया था style.css कैसे लिंक करते हैं। ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे एक इमेज भी है एक्स्ट्रा। ठीक है। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, बाकी इतना समझते हैं। ठीक है। तो एक तरीका ये है कि आप इस किसी भी फ़ोल्डर को आप ओपन कर सकते हो। आपको मैं एक अलग तरीका भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल ही अलग हो। ठीक है। गाइस, दूसरा क्या तरीका है, हम लोग कैसे इस फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हैं वीएस कोड से। ठीक है। या फिर हम वीएस कोड कैसे ओपन करेंगे वो भी मैं बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है। तो सिंपली हम लोग टर्मिनल से ओपन करेंगे। ठीक है। तो टर्मिनल आपको ओपन करना है और टर्मिनल में सिंपली कोड लिखना है। कोड जैसे ही आप लिख के एंटर प्रेस कीजिएगा तो सिंपली आपका जो वीएस कोड है वो ओपन हो जाएगा। बट आप बोलेंगे कि हम इतना टर्मिनल में आके कोड लिखे क्यों नहीं लिखे, हम सीधा इसी पे डबल टैप करके भी ओपन कर सकते हैं। हाँ, आप ओपन कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा एक तरीका था जो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी ओपन कर सकते हो, सिंपली एंटर प्रेस कीजिए तो आपका वीएस कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स को चमकाने के लिए ये बोल सकते हो, उनको दिखाने के लिए। ठीक है। तो सिंपली ये था हमारा लास्ट वाला कोड जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था इसमें। ठीक है ना, अभी मैंने सारा यहाँ पे जो कंटेंट था वो मैंने हटा दिया। तो ये वाला सेक्शन अगर आपको ऑफ करना है तो इसका मैंने शॉर्टकट बताया था आपको। सिंपली क्या करना है, कंट्रोल और बी प्रेस करना है, कंट्रोल और बी प्रेस कीजिएगा तो ये वाला सेक्शन हट जाएगा। ठीक है। अगर दोबारा इधर वाला जो सेक्शन है वो लाना है तो कंट्रोल बी प्रेस कीजिए, आ जाएगा वापस। ठीक है।
कंट्रोल बी, ठीक है। तो आपको सिंपली इस तरीके से हटा लेना है। तो हम लोग हेडिंग्स के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो H1 हेडिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं दिस इज H1, ठीक है। और इसको सिंपली क्या करना है, आपको गो लाइव से, लाइव सर्वर से आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। सो गाइस ये कुछ इस तरीके से आ चुका है मेरा ये, ठीक है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा इसको कट करना पड़ा है क्योंकि जो मेरा वो है पीसी है वो स्लो है, ठीक है ना। तो इसको रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको लोड होने में, ठीक है। तो बाकी आप इस तरीके से देख सकते हो, मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे लिखा नहीं है, कुछ किया नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको सिंपली, ये था हमारा हेडिंग वन, ठीक है। तो बस इतना ही था आपको हेडिंग, अगर आपको कुछ इस तरीके से टेक्स्ट दिखाना है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये था हमारा हेडिंग वन, ठीक है ना। अगर हेडिंग टू लिखना है तो सिंपली H2 आपको लिखना है बस। और यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाहते हो, दिस इज H2, ठीक है। ये हमारा हेडिंग टू होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हेडिंग टू हेडिंग वन से छोटा होगा। इसी तरीके से हेडिंग 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। तो आपको खुद से ट्राई करना है। एक बार मैं बता देता हूँ, एक शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। आपको ऑल्ट प्रेस करना है, ALT, जो विंडो वाला आइकन होता है उसके राइट साइड में होगा ये, ठीक है ना। ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करना है, ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन या फिर अप एरो आप कर सकते हो। तो मैं डाउन एरो क्लिक करूंगा तो इससे क्या होगा, ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन है ना, जो हाईलाइटेड है, तो ये कॉपी हो जाएगा और नीचे वाले एरो में भी आ जाएगा, नीचे वाले लाइन में भी आ जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो क्लिक करना है, ठीक है गाइस। और मैं इसको H2 को H3 कर देता हूँ इसी तरीके से। और ये याद रखना गाइस, मैंने स्टार्टिंग वाले टोकन में चेंज किया बट एंड वाले टोकन में मैंने चेंज नहीं किया है, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हुआ है। वो क्यों हुआ गाइस, मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, उसका नाम है एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे एक्सटेंशन वाले में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ऑटो रीनेम टैग, ठीक है। ऑटो रीनेम एक एक्सटेंशन होगा जिसको आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली, अगर आप स्टार्टिंग वाले टोकन में कुछ चेंजेस कर रहे होंगे तो वो एंड वाले टोकन में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले सेक्शन को बंद करना है तो इसका शॉर्टकट मैंने बताया था आपको, कंट्रोल B प्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से H2 होगा, H3 होगा। मैं एक बार इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो गाइस ये थे हमारे H1 H2 H3 एंड H5 एंड 6, ठीक है। ये सब सारे हेडिंग्स थे हमारे। तो इसका आउटपुट भी देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। दिस इज H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6, ठीक है। तो इसको मैंने जूम कर रखा है, तो इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, तो सिंपली कुछ इस तरीके से आपको देखने को लगेगा, ठीक है ना। कुछ इतना रहेगा ये इसका साइज। हम लोग गाइस इसके बारे में और डिटेल में रिसर्च करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज पहले से डिफाइन होते हैं, कुछ CSS पहले से डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो वो क्या क्या चीजें होती है, वो 3 चीजें होती है गाइस। एक तो इसका साइज, आपको पता है साइज बड़ा छोटा है ना। तो मतलब हेडिंग में कुछ साइज पहले से डिफाइन होगा, एक पहला साइज। दूसरा क्या होता है, इसका जो फॉन्ट वेट है, एक नॉर्मल टेक्स्ट का वेट जो होता है, अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट लिखूँ यहाँ पे इसके राइट साइड में लिख लेते हैं, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। जो नॉर्मल टेक्स्ट है गाइस, उसके मुकाबले इसका जो टेक्स्ट का साइज होगा वो थोड़ा सा बोल्ड में होगा, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का होगा, ठीक है। तो एक दूसरा हो गया बोल्ड होगा, फ़ॉन्ट का इसका वेट है वो, मतलब चौड़ाईपन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया, एक साइज, दूसरा वेट इसका, ठीक है, चौड़ाई। और तीसरा क्या हो गया हमारा, इसका एक चीज आपने नोटिस किया है कि मैं तो लिख तो सारे एक लाइन में ही रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली अगर आप इस तरीके से भी लिखिएगा तो जैसा कि पता है आपको, VS कोड में अगर आप एक लाइन में लिखिए या नेक्स्ट लाइन में लिखिए, वो सब सारे एक स्पेस ही काउंट होता है और नेक्स्ट लाइन में कोई कंटेंट नहीं जाता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने तीनों को एक लाइन में लिखा है, बट यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट में एक ही लाइन में आना नहीं, एक लाइन में आना चाहिए था, है ना। बट ये एक लाइन में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एच हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं गाइस, वो कुछ अलग प्रॉपर्टीज के पे डिफाइन होता है। जैसे कि मैं आपको एक बार नॉर्मल टेक्स्ट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बी वाला टैग, ठीक है, बोल्डली लिखता हूँ। और उसके बाद देन यहाँ पे आई टैग लिखता हूँ, इटैलिक, इटैलिक, ठीक है। देन उसके बाद अंडरलाइन वाला टैग लिखता हूँ, अंडरलाइन, ठीक है। तो ये सब तीनों देखिए मैंने तीनों एक ही लाइन में लिखा है, ठीक है। तो आउटपुट में भी एक ही लाइन में आएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तीनों के तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। अगर मैं इन तीनों को नेक्स्ट लाइन में भी कर दूं, VS कोड में मैं कुछ भी रखूं, टेक्स्ट राइटर में आप कहीं भी लिख दीजिएगा, नेक्स्ट लाइन में कहीं भी लिख दीजिएगा, स्पेस एक ही आएगा और वो सारे एक ही लाइन में कंटेंट में आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए मैंने चेंज किया, बट यहाँ पे कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं रिफ्रेश भी कर दूं तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सब जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं गाइस, वो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एक ही लाइन में सारे आएंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लाना है उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। इसके लिए एक और दूसरा टैग होता है, वो होता है BR टैग।
इस तरीके से कीजिएगा तो ये वाला जो बोल्ट के बाद जो एलिमेंट्स होंगे वो सब नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। बट यही चीज ना गाइस क्या होता है, हमारे हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, इसमें ये पहले से डिफाइन होते हैं। मतलब हेडिंग जो एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट्स नहीं होता है, वो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। मतलब एक लाइन में इसका कोई भी कंटेंट नहीं आएगा। हर हेडिंग जब भी आप डिफाइन कीजिएगा गाइस, वो हर एक बार नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। ठीक है, इस वाले लाइन में कुछ भी नहीं आ सकता। इस हेडिंग वाले लाइन में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा आगे लेफ्ट या राइट साइड। ठीक है, ये हमेशा नेक्स्ट लाइन में आएगा। अगर आपको हेडिंग के लेफ्ट और राइट साइड कुछ भी लिखना है, मतलब उसी लाइन में कुछ लिखना है, तो आपको हेडिंग में स्टाइल डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्टाइल डिफाइन करने के लिए मैं पहले इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट दे देता हूँ। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट्स में जो हमारा H1 एलिमेंट्स है इसी में डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ इसी में अप्लाई होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक होता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट मीन्स जो हमारा वो स्टाइल है। ठीक है, फॉन्ट और इसका साइज होता है टेक्स्ट जो बेसिकली। ठीक है ना, फॉन्ट साइज। तो इसका फॉन्ट साइज अगर मैं नॉर्मल कर दूं, नॉर्मल मुझे पता नहीं कितना होता है, नॉर्मल होता है गाइस। नॉर्मल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनसेट लिखना पड़ेगा, अनसेट। तो गाइस नॉर्मल लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको अनसेट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले क्या था कि जो H1 था वो बड़ा था, अब छोटा हो गया ये। ठीक है, मतलब इसका साइज इतना ही है नॉर्मल। ठीक है, अब ये तब भी हमें नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली चौड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट ये बड़ा नहीं है। अब इसको ठीक कैसे करें, तो इसका मैंने आपको बताया था, इसका दूसरा होता है एक फ़ॉन्ट वेट नाम का प्रॉपर्टी। फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वेट मीन्स कि जो इसका चौड़ाईपन है, गाढ़ापन है, वो कम हो जाए। तो इसमें नॉर्मल फ़ॉन्ट वेट होता है 400। ठीक है, बट हमें इसको भी हटा देना है, जो पहले है उसी को कर देते हैं। तो इसके लिए आपको अनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा नॉर्मल फ़ॉन्ट वेट। अभी भी ये याद रखना गाइस, ये नेक्स्ट लाइन में ही आ रहा है, कि मतलब इसमें अभी भी कुछ एक और प्रॉपर्टी है जो ये इसको नेक्स्ट लाइन में कर रही है कंटेंट को। अगर मैं चाहता हूँ इसको एक लाइन में लिखने के लिए, तो इसका एक और प्रॉपर्टी डिफाइन होता है, वो होता है डिस्प्ले। डिस्प्ले प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा गाइस, अगर आप पहले से क्या डिफाइन है, वो ब्लॉक होता है, तो आपको अनसेट कर देना। अनसेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये इनलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इनलाइन में हो गया। तो इससे क्या होगा गाइस, जो हमारा H1 टैग है अभी ये इनलाइन एलिमेंट बन गया, और फिर ये इनलाइन हुआ तो ये सब सारे एक ही लाइन में आ गए, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। बट यहाँ पे जो H2 वाला था गाइस, यहाँ पे H1 के बाद जो हमारा H2 आ रहा है, ये H2 तो हमारा इनलाइन नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से प्रॉपर्टी डिफाइन है। ठीक है, तो इसलिए ये नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। यहाँ तक तो एक लाइन में ही आ गया। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। हमें पता है कि जो H1 है वो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, मतलब एक लाइन में नहीं आता है, सब अलग अलग लाइन में आएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने स्टाइल डिफाइन किया, स्टाइल में क्या किया, फ़ॉन्ट साइज जो इसका बड़ा था, तो इसको मैंने रीसेट कर दिया एक तरीके से, जो इसका पहले से डिफाइन होता है उसको हटा के रीसेट नॉर्मल कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से फ़ॉन्ट का वेट भी हमने रीसेट कर दिया, और इसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है कि मतलब नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए या फिर उसी लाइन में आना चाहिए, उसको भी अनसेट कर दिया, मतलब इसको भी रीसेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, ये सब सारे नॉर्मल टेक्स्ट बन गए। ठीक है, बट ये याद रखना, ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है, ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है, और ये जो दिस इज H1 मतलब ये हेडिंग वाला जो एलिमेंट है, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि जो ये नॉर्मल वाले टेक्स्ट होते हैं गाइस, वो हमारे एसईओ फ्रेंडली नहीं होते हैं। ठीक है, ये एसईओ फ्रेंडली नहीं होते हैं, बट ये वाले जो होते हैं ये एसईओ फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं चाहता हूँ ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है गाइस, मैं इसको सेम H1 की तरह दिखा सकता हूँ, जैसे पहले दिख रहा था H1 उस तरीके से दिखा सकता हूँ। बट ऐसा हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो हमारा वेबसाइट है उसको एसईओ फ्रेंडली बनाना है, ताकि हमारा वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब सर्च में आ सके। ठीक है, इसलिए हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, हेडिंग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, H1 या फिर H2 जो भी हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले से डिफाइन होती है, वो 3 प्रॉपर्टीज़ होती है जो मैंने आपको पहले से बता ही दिया अभी। ठीक है, ये भी हम लोगों ने सीएसएस कहाँ पे लिखा था गाइस, हम लोगों ने इनलाइन सीएसएस लिखा था, मतलब एक एलिमेंट के अंदर ही लिखा था। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो आप यहाँ पे एम्बेडेड सीएसएस भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं क्या करूँगा, अब H2 जो लिखा हुआ है गाइस, यहाँ पे जो H2 है, H2 को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो सिंपली H2 को सेलेक्ट करूँगा, और इसको इसमें एक प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा। मैं क्या करूँगा गाइस, इसमें ऑल करूँगा। ठीक है, और ऑल पे अनसेट कर दूंगा, मतलब इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज पहले से डिफाइन है उसको रीसेट कर दो। ठीक है, तो अब क्या चेंजेस होगा, तो जैसे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज पहले से डिफाइन होता है वो भी हट जाएगा, इसका फ़ॉन्ट वेट जो चौड़ाई पना होता है, डार्क बोल्डर होता है, वो सब सब हट जाएगा, ये डिस्प्ले वाला प्रॉपर्टी भी हट जाएगा। तो मतलब ये सब तीनों के तीनों एक लाइन में ही आने वाले हैं और एक जैसा ही टेक्स्ट देखने को लगेगा। ठीक है,
ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने HTML तो पढ़ा, हेडिंग्स के बारे में पढ़ा, पर साथ में CSS भी लिखना सीखा गाइस। यहाँ पे हम लोग CSS भी सीख रहे हैं हल्का फुल्का, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अभी हम लोगों ने हेडिंग के बारे में पढ़ा और CSS भी पढ़ा। अभी हम लोगों ने CSS में इनलाइन CSS लिखा, ये वाला जो इतना था ये सब सारे इनलाइन CSS थे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम CSS में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस अभी हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं ताकि हमें HTML समझ में आए अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये था इनलाइन, ये वाला इनलाइन था, ठीक है। और ये था एम्बेडेड CSS या इंटरनल CSS आप बोल सकते हो। और अगर हम लोग किसी फाइल में लिखेंगे बाहरी इस तरीके से फाइल में, तो ये होता है एक्सटर्नल CSS। इसको भी लिख के देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने हेडिंग को पूरा अच्छी तरीके से कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और हाँ गाइस, ये जो थ्योरी है इसका PDF जो PPT है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ के जितने भी थ्योरी है उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जितना मेरे को बताना था वो मैंने पूरा बता दिया, थ्योरी जितने भी लिखे सब मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है पैराग्राफ टेक्स्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो पैराग्राफ टेक्स्ट का क्या होता है, सिंपली आपको P एलिमेंट लिखना होता है, P। तो P से मतलब पैराग्राफ होता है, दिस इज पैराग्राफ, ठीक है, दिस इज पैराग्राफ। सिंपली ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही होते हैं। और ये भी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, मतलब ये भी हमेशा नेक्स्ट लाइन पे आएगा, एक लाइन पे नहीं आता है, ये याद रखना, ठीक है। पैराग्राफ कौन सा एलिमेंट होता है, ब्लॉक एलिमेंट, मतलब ये नेक्स्ट लाइन पे आता है, एक लाइन पे नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी P टैग के अंदर लिखिएगा गाइस, वो हमारा पैराग्राफ होता है। इसमें अगर यहाँ पे नॉर्मल है, और हाँ गाइस, अगर आपको बहुत सारे रैंडम टेक्स्ट जनरेट करना है तो उसके लिए आपको VS कोड प्रोवाइड करता है, LOREM लिखना होता है। लॉरेम जैसे लिख के एंटर कीजिएगा गाइस तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे कुछ भी रैंडम वर्ड्स लिखे हुए आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, ताकि अगर आपको कुछ टेस्ट करना है लिख के तो आप इस तरीके से टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल वेबसाइट में इस तरीके से देखने को लगेगा, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लिखना है, मान लीजिए इसको मैं कंट्रोल Z से इसको अंडू कर देता हूँ। तो अगर मेरे को बहुत ज़्यादा लिखना है, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो लॉरेम। आप 500 वर्ड लिखना चाहते हो तो 500 लिखिए, 100 लिखना चाहते हो तो मैं 100 वर्ड्स लिख देता हूँ, तो 100 वर्ड्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसको मैं VS कोड में देखिए कुछ इस तरीके से देखने में लगेगा मुझे, ठीक है। ओ सॉरी, ब्राउज़र में। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ टैग के बारे में भी पता चल गया होगा। और हाँ गाइस, यहाँ पे एक और ब्लॉक कोड एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, खुद से रिसर्च करना है और मुझे इसके बारे में कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली होमवर्क है। अब इसको करना कैसे, कैसे रिसर्च करना है, कैसे सीखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली क्या करना है गाइस, आपको सिंपली जाना है गूगल पे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसको सर्च करना है, जैसे कि ब्लॉक कोड था हमारा, ब्लॉक कोड टैग इन HTML, आप सिंपली इस तरीके से सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट आएंगे, ठीक है। तो सिंपली आप W3 स्कूल में भी चेक कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो आपको चेक करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हो MDN, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, होते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोग आया जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, या फिर आने वाले वीडियोस में कभी समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझना है, ठीक है। अब ये ब्लॉक कोड क्या होता है, कब यूज़ करते हैं, इसको आप खुद से थ्योरी पढ़ना है और मुझे बनाना है, बताना है, ठीक है। इससे क्या होगा गाइस, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसको पढ़ने की आदत भी बनेगी आपकी, और आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। और खुद से आप पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ब्लॉक कोड के बारे में बताना है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, इसका यूज़ क्यों करते हैं और कब करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है गाइस हमारा एंकर इन HTML। तो एंकर मीन्स बेसिकली एक लिंक वाला टैग होता है, जैसे कि आपने बहुत सारे वेबसाइट्स में देखे होंगे, कुछ ब्लू कलर के लिंक्स आते होंगे, जैसे कुछ ये वाला नोट्स। तो अगर मैं नोट्स पे क्लिक करूंगा तो ये कहीं और रिडायरेक्ट कर देगा, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी होते हैं कि अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो कुछ और कहीं दूसरा पेज आ गया, देखिए यहाँ पे कुछ दूसरा पेज आ गया ना। तो कुछ इसी तरीके से होते हैं एंकर टैग्स, ठीक है। अगर मैं अपने वेबसाइट में कुछ इस तरीके से लाना चाहता हूँ तो वो कैसे लाएंगे, एंकर टैग्स के थ्रू। अब एंकर टैग क्या, एंकर टैग का एलिमेंट क्या होता है, टोकन, वो होता है ए से एंकर टैग। अब यहाँ पे दो चीज़ होती है गाइस, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। एक होता है HREF। HREF मीन्स हाइपर रेफरेंस, मतलब इसका पाथ देना होता है कि आपको कहाँ पे नेविगेट करना है, ठीक है। नेविगेट मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जाना, ठीक है। या फिर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जाना, या फिर सेम ही पेज में जाना, ठीक है ना। जैसे कि मैंने देखा था, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया था, एक सेकंड, एक ही पेज में सेम दूसरे सेक्शन में जाना, जैसे कि मैंने यहाँ पे
पेज चेंज नहीं हुआ, बस ये यहाँ से ऊपर से नीचे वाले अगर नोट्स पे मैं क्लिक कर रहा था गाइस तो ये नीचे आ जा रहा था, बस यहाँ पे आ जा रहा था, ठीक है। तो ये सेम ही पेज है बट सेक्शन चेंज हो गया, दूसरे सेक्शन में आना। तो ये सब कैसे होता है गाइस, ये हमारे एच के थ्रू होता है, मतलब सॉरी एंकर टैग के थ्रू होता है। और एंकर टैग में जो भी हम लोग पाथ देंगे, मतलब जो बेसिकली लिंक देंगे वो यहाँ पर देना होता है हमें, ठीक है। और जो वो हमें टेक्स्ट दिखाई देता है गाइस, जो हमें यहाँ पे नोट्स दिखाई दिया था, एक सेकंड, जो ये HTML लिखा हुआ है और ये नोट्स जो दिखाई दिया था वो हमें इसके कंटेंट में देना होता है, मतलब बीचों बीच यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिखूंगा क्लिक मी, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइस, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दूंगा, ठीक है। तो एक सेकंड मैं कॉपी करके आता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे वेबसाइट में क्या होगा, ब्लू कलर का एक क्लिक मी का एक टेक्स्ट आ गया होगा, ठीक है। ये देख सकते हो जैसे कि ये था हमारा वेबसाइट, तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का क्लिक मी का एक वो आ गया, ठीक है, टेक्स्ट। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप कुछ इस तरीके से आप अपना कर सकते हो, ठीक है। तो और हाँ गाइस, जिसने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, और ठीक है, अगर किसी को हमारा चैनल ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, बस इतना ही। अब ये था गाइस कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका होमवर्क क्या है गाइस, आपको एक असाइनमेंट देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें लिखना है, जैसे कि आप href में आप यहाँ पे लिख सकते हो इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम लिख के आप कुछ भी लिख सकते हो, इंस्टा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का एक टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इंस्टाग्राम। और जैसे ही इंस्टाग्राम पे अगर कोई क्लिक करेगा गाइस तो क्या होगा, वो आपका जो इंस्टाग्राम है वो ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम का है, यूट्यूब चैनल है तो ये वो कर सकते हो, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, जो भी आप मतलब यहाँ पे लिंक देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। और हाँ गाइस, अगर मैं कोई भी पाथ नहीं दे रहा हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे देख भी लिया होगा, मैंने कोई भी पाथ नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है ना, href में कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो ये बस यहीं पे आएगा, ठीक है, बस पेज रिलोड हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये था एंकर टैग, आई होप आपको एंकर टैग के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और हाँ गाइस, इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा टारगेट नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो टारगेट में क्या होगा, अगर मैं ब्लैंक करूंगा तो इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नहीं, दो एक बार इस वाले एंकर टैग जो हमारा ना क्लिक मी वाला, इसको डबल करता हूँ मैं पहले कॉपी करके। देखिए कुछ इस तरीके से हो गया, इसको हटा देता हूँ। अब मैंने आपको ये शॉर्टकट भी बताया था, अगर कॉपी करना है तो सिंपली ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो करना है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अगर इस लाइन को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करना है, ठीक है, तो लाइन पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए एक टारगेट प्रॉपर्टी होता है, उसमें क्या होता है वो भी समझते हैं, ब्लैंक, ठीक है। तो टारगेट एक ब्लैंक है और एक नॉर्मल है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये नॉर्मल है, और ये इसमें टारगेट प्रॉपर्टी अप्लाई है सेकंड वाले में, ठीक है, सेकंड वाले क्लिक में। तो अभी डिफरेंस समझते हैं क्या होता है। देखिए फर्स्ट वाले में क्लिक करता हूँ तो ये सेम ही टैब पे ओपन हुआ मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ गाइस, तो ये ध्यान दीजिए कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो हमारे दूसरे टैब में ओपन हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर, ठीक है। और ये जो सेम था वेबसाइट हमारा वो ओपन पहले से ही रह गया वो पुराने वाले टैब में, ठीक है। तो ये था टारगेट प्रॉपर्टी। टारगेट में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप अच्छे से खुद से भी रिसर्च कर सकते हो इसके बारे में। जो मेन था वो मैंने बता दिया, ठीक है, यही था, इससे ज़्यादा आपकी ज़रूरत भी आपको कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है गाइस। और ये आप थ्योरी पढ़ सकते हो। देन उसके बाद है गाइस इमेज इन HTML। तो इमेज कैसे ऐड करते हैं HTML में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, सिंपली इमेज के लिए IMG टैग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एस आर सी मीन्स होता है सोर्स। तो बेसिकली आपको जैसे कि यहाँ पे href में पाथ देते हो ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वही पाथ देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपका जो इमेज है वो कहीं नेट पर है, गूगल ड्राइव पर है या कहीं पे भी है, तो आप वो आप उसका लिंक भी दे सकते हो। अगर आपके डेस्कटॉप में अवेलेबल है लोकली में तो आप पाथ उसका दे सकते हो, जैसे सी ड्राइव डैश स्लैश स्लैश कुछ करके होता है वो, उस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक टेक्स्ट ऑल्ट का ऑप्शन होता है, तो ऑल्ट मीन्स यहाँ पे आप एक तरीके से दे सकते हो, अगर आपका जो टेक्स्ट है वो सॉरी इमेज है वो लोड नहीं होता है ना, तो उसकी वजह से वहाँ पे एरर आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली एक टेक्स्ट दिखाई देगा अगर इमेज लोड नहीं हुआ होगा तो, ठीक है। तो इससे यूज़र को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, कौन सा इमेज है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बता भी दूंगा अभी, जैसे कि लोगो मैं लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे SRC में मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, मेरे पास एक यहाँ पे इमेज है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिंपली इसको सेलेक्ट करने के लिए ये सेम ही फोल्डर में है,
तो सिंपली डॉट प्रेस करना है, फिर फॉरवर्ड स्लैश और इमेज डॉट जेपीजी, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट में ये इमेज आ चुका होगा। वैसे इमेज तो आया, ये देखिए इमेज तो आ गया मेरा, पर कुछ इस तरीके से आया बहुत बड़े में। अभी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका इमेज का साइज ही ऐसा ही था, ठीक है, इसकी वजह से। और आप में भी हो सकता है, कभी छोटा आ सकता है, कभी बड़ा आ सकता है। तो इसको फिक्स कैसे करना है? इसका मतलब मैं क्या करूँगा, हाइट और विड्थ दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा, जैसा अभी हम लोग करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, पहले मैं एक काम करता हूँ इसको ना, या फिर रुक जाइए, अभी पहले हाइट विड्थ दे देते हैं। हाइट देते हैं गाइस हम लोग 200 px भी लिख सकते हो, या फिर इसी तरीके से भी आप रहने दे सकते हो। विड्थ विड्थ में मैं 200 पिक्सल दे देता हूँ, दोनों सेम ही है, ठीक है। 200 या 200 पिक्सल दोनों सेम है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो मतलब 200 पिक्सल्स का इसके हाइट एंड विड्थ आ गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे पाथ पाथ मीन्स यहाँ पे जो हमारा सोर्स है उसको मैं गलत कर दूंगा, मतलब जेपीजी जेपीईजी में लिख दूँ, या फिर कुछ भी मैं चेंज कर दूँ, तो इमेज तो गलत हो जाएगा गाइस। तो इमेज में यहाँ पे साइड में लिखा हुआ आ जाएगा कि क्या है ये, इमेज में हमारा लोगो है, तो इस तरीके से ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी वजह से आया, ये ऑल्ट की वजह से आया, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर हम लोग सही कर देंगे तो सही से क्या होगा, हमारा जो इमेज है वही आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। एक सेकंड, ये आ गया। और हाँ गाइस, अगर आपका ये इमेज इसी फ़ोल्डर के अंदर नहीं है, जैसे कि एचटीएमएल फ़ोल्डर के नहीं अंदर है, अगर वो इमेज जो है वो जो लाइक जैसे कि आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि आपका इमेज जैसे डेस्कटॉप में है या सी ड्राइव में या डी ड्राइव में कहीं भी है, ठीक है ना। तो उस तरीके से कैसे एक्सेस कीजिएगा, तो वो बेस्ट वे नहीं होता एक्सेस करने का। बट अगर आप उस तरीके से करना चाहते हो तो ये पहले याद रखना, वो लाइव सर्वर से आपका वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सबसे बढ़िया वे है आपका कि आपको इसी फ़ोल्डर के अंदर आप एक फ़ोल्डर बना सकते हो इमेजेस नाम का, या फिर यहीं पे आप इस तरीके से पेस्ट कर सकते हो इमेज, ठीक है। तो हमेशा याद रखना आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। बट वो किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में फँस गए, आपको उस तरीके से इमेज एक्सेस करना है, तो वो भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और हाँ गाइस, वो याद रखना कि वो लाइव सर्वर से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो हमारे इमेज डॉट जेपीजी है, इसको एक्सेस करना है, तो सिंपली आपको इसको इस तरीके से कॉपी एज पाथ कर लेना है, ठीक है। कॉपी एज पाथ मैंने कर लिया है। देन सेम इसी तरीके से आईएमजी टैग लगाऊंगा मैं, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसका ये पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और हाँ गाइस, ये जो हमारा विंडो होता है, विंडो में ये पाथ सिस्टम थोड़ा सा गलत रहता है, तो इस तरीके से ये गलत है ना, तो इसको हमें सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मतलब सेम टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है थोड़ा सा। देन उसके बाद कंट्रोल और डी प्रेस करना है, तो जहां जहां पे ये बैकवर्ड स्लैश होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता जाएगा, एरो वहां पे जाता जाएगा, ठीक है। मतलब मल्टी कर्सर हो जाएगा, बहुत सारे जगह कर्सर सेलेक्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद आपको सिंपली कट करना है। देन उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है, ठीक है। और सिंपली क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको गाइस फाइल लिखना है, कॉलन लिखना है, और 3 बार लिखना है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो इससे ये वाला टेक्स्ट जो इमेज है वो सेलेक्ट हो जाएगा। बट ये याद रखना, लाइव सर्वर से ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको ओपन करने के लिए, चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा HTML वाला फोल्डर है उस पे जाना है, और जो index.html है इसको मतलब ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके, या फिर ओपन विथ ब्राउज़र से कर सकते हो आप, ओपन विथ जो भी आपका ब्राउज़र है, ठीक है। तो मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ इसी से। तो यहाँ पे पहले एक इमेज था, अब दो दो इमेज आ जाएगा, और सेम बड़े में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसकी कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं किया है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए ये बता दिया ताकि अगर आप इस तरीके से सिचुएशन में फंस जाओ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये गलत है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, कभी कभी ये वर्क ही नहीं करता था, और मैं सोचता था कभी वर्क कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्यों होता था ये मैंने आपको बता दिया क्यों होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला चीज़, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यूज़ नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ से इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। ये बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। आपको हमेशा क्या करना है, जहाँ पे भी आपका फ़ोल्डर है, प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपको उसी प्रोजेक्ट के अंदर आप फ़ोल्डर बना सकते हो, या फिर सिंपली इसी तरीके से वो जो इमेज है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो बेस्ट वे क्या है, आपको HTML के अंदर जो एक है, अभी तो आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो सिंपली आपको यहाँ पे कोई बनाने की ज़रूरत भी नहीं है फ़ोल्डर। बट अगर आपको बनाना है तो सिंपली IMG नाम का एक फ़ोल्डर बना लीजिए, और इमेज के अंदर इस फ़ोल्डर को इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। बेसिकली मूव कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे एक्सेस कैसे करेंगे गाइस, सिंपली आपको क्या करना है, IMG फ़ोल्डर है, इसके अंदर हमारा image.jpg आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो इमेज है वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो गाइस, जैसे कि आप यहाँ मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, डॉट लगा के किया था, आप बिना डॉट के भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं अगर मैं लास्ट टाइम दिखाऊँ कैसे किया था मैंने,
एक बार इस इमेज को बाहर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो इमेज इसको बाहर लेके आता हूँ मैं। यहाँ पे भी इमेज बाहर आ गया वापस। अब ये जो पाथ है ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देन इसके बाद क्या करा था मैंने लास्ट में, एक सेकंड, इसको यहाँ पे सिंपली डॉट मैंने इस तरीके से किया था ना, इमेज डॉट जेपीजी, तो आप सिंपली इसको डॉट इसको भी हटा सकते हो और सिंपली इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये था पूरा इन डेप्थ इमेज टैग के बारे में। हमने पूरा सारी चीज़ें इमेज टैग के बारे में पढ़ लिया गाइस। अब हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है सीखने को, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ा, हेडिंग्स के बारे में, पैराग्राफ के बारे में, बैकवर्ड के बारे में आपको खुद से पढ़ना है, एंकर टैग के बारे में, इमेज टैग के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस। सो गाइस नेक्स्ट पहले हम लोग कुछ थोड़े बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं वो हम लोग करने वाले हैं। इसमें से ऑलरेडी हमने आधा पहले से ही कवर कर रखा है, ठीक है। जैसे कि बी वाला, आई वाला, यू वाला, ठीक है। बी टैग, आई टैग, यू टैग एंड बी आर टैग, ठीक है। हम लोगों ने इसमें से बहुत सारे पहले से कवर कर रखे हैं। जैसे कि मैं देखिए, जैसे बी हो गया, बी मीन्स, बी तो हमने कहीं कवर तो किया था यार, ये रहा। बी है, आई है, यू है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले से कर रखा था। और उसके बाद हम लोगों ने बी आर टैग भी कवर किया था। बी आर मीन्स ब्रेक लाइन, ठीक है ना। ये बेसिकली एक नेक लाइन में कंटेंट अपना लाता है, ठीक है। देन उसके बाद एक एच आर होता है। एच आर मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता है एक, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें, इसके बारे में हमें ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं लगेगा। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग ई एम, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है ना गाइस, वो सेम, एक सेकंड, ये कैसे ओपन हो गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग टैग टैग होता है ना गाइस, सेम बिल्कुल बोल्ड की तरह ही होता है। देखने में तो सेम बोल्ड की तरह ही होता है, ठीक है। बट इसमें एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये याद रखना, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग टैग और बी टैग, मतलब स्ट्रॉन्ग एलिमेंट और बी एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है बोल्ड एलिमेंट में, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन टाइम में, मतलब जो प्रेजेंटेशन होता है हमारा, मैंने बताया था 3 लेयर्स होते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर। तो प्रेजेंटेशन मतलब जहाँ पे जो आपका यूआई है, मतलब जो दिखाई देता है, उस टाइम देखने के टाइम में इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। देखने के टाइम ये दोनों सेम सेम होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाला भी और बोल्ड वाला भी। बट जब हम लोग इस अपना जो वेबसाइट होता है, एप्लीकेशन होता है, उसको टेस्ट भी करते हैं लास्ट टाइम, ठीक है। तो टेस्टिंग के टाइम इस मतलब बेसिकली रिव्यू करने के टाइम इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए लिखते हैं और ये रिव्यू के लिए लिखते हैं। मतलब बी वाला प्रेजेंटेशन के लिए होता है एंड स्ट्रॉन्ग जो होता है वो रिव्यू मोड के लिए होता है, ठीक है। जो बंदा इसको टेस्ट कर रहा है, रिव्यू कर रहा है ऐप को, ठीक है, तो वो वहाँ पे बी की जगह स्ट्रॉन्ग लिखेगा, ठीक है guys? तो ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। और भी अगर आपको डिफरेंस जाना है तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद है गाइस, यहाँ पे आईएनएस है, एक डिलीट टैग भी होता है, वो नीचे लिख रखा है मैंने। तो डिलीट टैग क्या होता है, बेसिकली डीएल, एक बेसिकली एक आपने कहीं देखा होगा टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन आ जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। एक डिलीट होता है, एक आईएनएस होता है। आईएनएस में बेसिकली अंडरलाइन आ जाता है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली रिव्यू मोड के लिए होता है। अंडरलाइन का तो यू होता है, ठीक है। तो आईएनएस क्या होता है, रिव्यू मोड होता है अंडरलाइन के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा आईएनएस। इसका फुल फॉर्म आप चैट जीपीटी से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। ये सब बहुत सारे बेसिक बेसिक है। उसके बाद एक सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, जैसे कि आपने मैथ और साइंस में फॉर्मूले देखा होगा आपने, H2O एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये बहुत ईजी कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो H2O लिखना है, तो जो टू है हमारा गाइस वो छोटा होना चाहिए, मतलब नीचे साइड आना चाहिए। तो उसको कैसे लिखेंगे, SUB, सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है, इसमें लिखना होता है आपको। सिंपली एक बार इस तरीके से लिख के दिखा देता हूँ, SUB सबस्क्रिप्ट, इसमें टू लिख देना है। तो सिंपली इसी तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे स्पेस हटा देता हूँ ताकि तीनों एक मतलब चिपके हुए आए, बीच में स्पेस ना आए एक भी, ठीक है। कुछ इस तरीके से H2O लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट आता है, ठीक है। और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, मतलब ऊपर की साइड। तो इसमें अगर मान लीजिए ए का स्क्वायर लिखना है, तो सिंपली ASUP सुपरस्क्रिप्ट ए स्क्वायर। तो इस तरीके से लिख सकते हो आप। अ, ये देखिए ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर स्क्वायर की जगह मेरे को कुछ और क्यूब लिखना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए क्यूब। अगर ए की पावर 5 लिखनी है या 6, जो भी लिखना है, 7 लिखना है, तो आप 7 इस तरीके से लिख सकते हो। बहुत ईजी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों ने कवर करी है। तो इसमें जितना भी रहेगा गाइस, आप खुद से ट्राई किया, मतलब ट्राई करना है आपको, ठीक है। देन उसके बाद गाइस हमारा है मोर HTML एंड डिटिस एंड सिमेंटिक्स।
तो हम लोग डिटेल्स एंड समरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आपने कहीं ना कहीं आपने यूज़ देखा भी होगा डिटेल एंड समरी में। तो बेसिकली एक लाइन का मैं एक बार करके ही दिखा देता हूँ तो ये ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। डिटेल्स एंड समरी। तो समरी में मैं अगर आपको लिखता हूँ मोर अबाउट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मोर अबाउट लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लोरेम का एक टेक्स्ट लिख देते हैं, लोरेम 200, ठीक है। तो लोरेम से 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ जनरेट कर दिया मैंने, ठीक है। तो डिटेल्स है, समरी है। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ पा रहा हूँ, बट इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे ही मोर अबाउट पे क्लिक करूंगा, एक कोलैप्स की तरह होता है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सारा टेक्स्ट वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली हाइड एंड सीक की तरह ही होता है। जैसे कि इस पे क्लिक करूंगा तो दिख जाएगा, अगर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो डिटेल एंड समरी का यूज़, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे अगर पैराग्राफ में देना चाहते हो तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, दिस इज, सॉरी, पैराग्राफ। तो कुछ इस तरीके से, एक सेकंड आउटपुट भी दिखा देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है guys? तो पैराग्राफ का यूज़ ही नहीं है यहाँ पे, बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो आप सिंपली इसी तरीके से यूज़ कीजिएगा, वही बढ़िया है, ठीक है। और यहाँ पे आप बहुत सारे लिख सकते हो डिटेल्स एंड समरी, ठीक है। तो जैसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैंने आपको बताया था कॉपी पेस्ट का इसका शॉर्टकट क्या है। अगर आप भूल गए हो तो पीछे जाके आप चेक कीजिए, ठीक है। वीडियो को बैक करके थोड़ा सा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये था। देन उसके बाद है गाइस, कोड ब्लॉक्स वेरिएबल्स प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम लोगों ने पैराग्राफ टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। एक बार पी लिखता हूँ, पैराग्राफ टेक मतलब पैराग्राफ एलिमेंट। तो यहाँ पे लिखता हूँ दिस, अगर यहाँ पे मैं बहुत सारे स्पेस देता हूँ, फिर उसके बाद लिखता हूँ इज, और इसके नीचे ऐसे कुछ लिख के यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये किस तरीके से दिखाई देगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, सोचो और उसके बाद बताओ, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना है आपको। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, पैराग्राफ में बिल्कुल सेम एक ही लाइन पे दिखाई देगा और एक ही स्पेस आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि आप आउटपुट में भी देख सकते हो, दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। बट अगर मैं प्री टैग के अंदर यही सेम चीज लिखूं, PRE, प्री टैग, ठीक है ना, प्री एलिमेंट, सेम इसी तरीके से लिखूंगा दिस, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे स्पेस, इज, फिर नीचे, सॉरी एक ही लाइन में था क्या, पैरा, दिस इज प्री, ठीक है। तो अब क्या होगा गाइस, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है सेम उसी तरीके से टेक्स्ट दिखाई देगा, देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जितने स्पेस मैंने दिए थे उतने स्पेस आएंगे, जितना नीचे लाइन लिखा था वैसे आएगा सेम। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट में दिखाना चाहते हो वेबसाइट में, तो आप कुछ प्री टैग का यूज कर सकते हो, ठीक है गाइस। अब इसका यूज हम लोग इस तरीके से तो करते ही हैं। और और एक और इसका यूज है, जैसे कि अगर आपको कोई ऐसा आपने देखा हुआ कहीं ना कहीं, जैसे कि हम लोगों ने अभी ब्लॉक कोड के बारे में पढ़ने गए थे, तो वहां पे आपको कुछ कोड लिखे हुए शायद दिखे हैं क्या, एक सेकंड। यहाँ पे तो हाँ, यहाँ पे वैसे उतना तो अच्छे से मैंने नहीं लिखा है। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से कोड लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैसे दिखाई दे, अगर ये मेरा थीम जो, एक सेकंड में लाइट मोड करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये लाइट मोड है। तो यहाँ पे ये देखिए जैसे कोड फॉर्मेट में आ रहा है, ये ब्लैक में नहीं आ रहा है। जैसे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो कोड होता है गाइस वो हमारा क्या बोलते हैं, लाइट मोड में आता है, ठीक है ना, सॉरी डार्क मोड में। और टेक्स्ट जो होते हैं नॉर्मल वो लाइट मोड में आते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो आप सिंपली इसी के थ्रू कर सकते हो। या फिर अगर आपको कोड लिखना है, बेसिकली क्या होता है, हमें अपने वेबसाइट में कहीं कोड वाला पार्ट दिखाना है, तो आप सिंपली कोड ब्लॉक के अंदर लिख सकते हो, COD कोड, ठीक है। और इसमें एक होता है SAMP, सैम्प मीन्स सैंपल, ये बेसिकली कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने C या C++ पढ़ा होगा तो उसमें कमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कोड का एक पार्ट ही नहीं होता है, ठीक है ना। ये बेसिकली आपको मतलब ये जो यूजर्स होते हैं या फिर हमारे जो डेवलपर्स होते हैं उनको बताते हैं कि ये किस चीज़ का कोड है या इसके अंदर क्या है, तो वो उसके लिए है। तो दिस इज कमेंट, आप इस तरीके से समझा सकते हो, दिस इज कमेंट, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप उसके बाद आप ऐसे प्री टैग के अंदर जो भी आपको अपना कोड लिखना है वो आप कोड लिख सकते हो, जैसे कि इंट x इक्वल्स टू जो भी आप लिखना चाहते हो 10, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया क्या है, तो ये बेसिकली मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है रैंडम सा, अगर आपने C++ या जावा ये सब नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये सिंपल टेक्स्ट समझ सकते हो, जैसे कि मैंने, जैसे कि दिस इज दिस
हाँ, दिस इज सुजल जो मैंने लिखा है कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो टेक्स्ट। ठीक है गाइस, अगर आप आपको सी प्लस या सी या सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेजेस आपने नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है गाइस। और हाँ गाइस, जैसे कि अगर आपने पढ़े हैं तो मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए ये जो एक्स है हमारा, ये एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को यहाँ पे इस तरीके से लिखने की वजह आप इस तरीके से लिख सकते हो। इंट वी आर वैर टैग होता है जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक्स, देन उसके बाद वैल्यू, वैल्यू के अंदर जो हमने 10 दिया था वो 10। ठीक है, तो आउटपुट में सेम इसी तरीके से मतलब डिस्प्ले होगा। ठीक है ना, ये देखिए, इंट एक्स वैल्यू 10। ठीक है, और दिस इज सुजल जो मैंने कोड में लिखा था वो इस तरीके से आ गया। तो ये क्यों लिखते हैं गाइस, ये ताकि हमारे वेबसाइट को ये पता चल सके कि ये हमारा एक कोड है। ठीक है ना, ये मतलब एक तरीके से कोड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, नॉर्मल पैराग्राफ नहीं है। ठीक है गाइस। देन उसके बाद है गाइस डेटा लिस्ट एंड डेटा टर्म्स। ठीक है, तो ये डेटा लिस्ट, डेटा टर्म्स एंड डेटा डेफिनेशंस क्या होता है। अगर आपको कुछ कलेक्शंस में कुछ चीज़ें दिखानी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ। डेटा लिस्ट, यहाँ पे एक बेसिकली लिस्ट दिखाते हैं। लिस्ट में बेसिकली आप कह सकते हो ये लिस्ट है हमारा। ठीक है, कोर्स एक पूरा एक लिस्ट है, डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने क्या करता हूँ गाइस, क्वेश्चन और आंसर के कुछ देता हूँ। जैसे डी टी मतलब आप समझ सकते हो डेटा टर्म। ठीक है, इसमें मैं जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, योर नेम। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन हो गया। अब डी डी में लिखूंगा, डी डी मीन्स डेटा डेफिनेशन। तो माई नेम इज, जो भी आपका आंसर होगा वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, अगर आपको दिखाना है, बहुत सारे डेटा टर्म एंड डेफिनेशन होंगे। ठीक है, तो इसमें मैं सेम ही चीज लिख रहा हूँ बार बार। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए आपको। तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा टर्म मतलब आपको इस तरीके से कुछ क्वेश्चन एंड आंसर टाइप्स के कुछ दिखाना है आपको, लिस्ट है ना। तो आप इस तरीके से डेटा टर्म एंड डेटा लिस्ट का यूज कर सकते हो। तो इससे कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। व्हाट इज योर नेम, फिर माई नेम इज जो भी है। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है, देन उसके बाद जो भी आंसर है वो उस तरीके से आएगा। ठीक है guys? तो अगर आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखाना है तो आप डेटा टर्म एंड डेटा लिस्ट एंड डेटा डेफिनेशन का यूज कर सकते हो। देन उसके बाद है गाइस फील्ड सेट एंड लेजेंड। तो जैसे कि हम लोगों ने ये जो डेटा टर्म एंड लिस्ट दिखाया गाइस, तो इसके साइड में चाहता हूँ क्या कि एक बॉर्डर टाइप का आ जाए। ठीक है, तो सिंपली क्या करूंगा, इस पूरे कोड को यहाँ से एक सेकंड में कट करता हूँ, और यहाँ पे फील्ड सेट एंड लेजेंड का यूज करेंगे। ठीक है ना, फील्ड सेट, इसके अंदर लेजेंड लिखेंगे। ठीक है, अब लेजेंड में क्या लिखेंगे वो भी मैं बाद में बताता हूँ। और इसके जस्ट नीचे मैं हमारा जो कोड था वो लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक बार आप देख सकते हो। यहाँ पे लेजेंड, लेजेंड क्या होगा, फील्ड सेट से एक बॉक्स बनेगा। ठीक है, इनके चारों साइड इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा। मैं आपको एक बार कोड में लिख के दिखाता हूँ, शायद आपको उस तरीके से समझ में आएगा। तो इससे क्या होगा गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, और बॉक्स के यहाँ पे जो भी आप लेजेंड में जो भी लिखिएगा गाइस, वो यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स में यहाँ पे शो होगा। ठीक है, जैसे कि जो भी आप लिख सकते हो, सोजल मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स में दिखाई देगा। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है तो आप फील्ड सेट एंड लेजेंड का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये लेजेंड है। लेजेंड में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से आंसर मतलब यहाँ पे आउटपुट में आपको दिखाई देगा। ये एक बॉक्स बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स में यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आ गया। और ये बॉक्स पूरा बना हुआ है। ठीक है ना, बॉर्डर के साथ। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखाना है तो आप फील्ड सेट या लेजेंड का यूज कर सकते हो। देन उसके बाद गाइस हम लोग लिस्ट के बारे में जानने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिस्ट, लिस्ट बेसिकली दो टाइप्स के हो सकते हैं, ऑर्डर्ड हो सकता है या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है ना, जैसे कि ऑर्डर में क्या होगा, अगर आप नंबरिंग में देना चाहते हो तो वो होता है ऑर्डर। और अगर आप नंबरिंग में नहीं देना चाहते हो, आप बेसिकली पॉइंट्स दिखाना चाहते हो, डॉट या डिस्क मार्क दिखाना चाहते हो, तो वो अनऑर्डर लिस्ट होता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इस तरीके से समझ में नहीं आएगा हमें। ठीक है, तो जैसे कि मेरे को मान लीजिए, पहले बता देता हूँ, लिस्ट दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्डर एंड अनऑर्डर। तो ऑर्डर लिस्ट दिखाने के लिए सिंपली आपको ओ एल लिखना होता है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब उसके अंदर हमारे लिस्ट के आइटम्स होते हैं। ठीक है, एल आई, लिस्ट आइटम। ठीक है, तो आइटम वन में हम लोग, जैसे कि मान लीजिए मैं देता हूँ मैंगो, फिर सेकंड आइटम में ऑरेंज, थर्ड आइटम में एप्पल। ठीक है, तो ये सब सारे हमारे लिस्ट आइटम हो गए। ठीक है, एक हमें ऑर्डर लिस्ट बनाना है जिसके अंदर हमारे तीन लिस्ट आइटम्स है। ठीक है, अब ये हमारा ओ एल है, ओ एल मीन्स ऑर्डर लिस्ट। तो ये सब सारे जो लिस्ट आइटम आएंगे गैस, वो नंबरिंग्स में आएंगे, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप्स के। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो, 1 2 3 4 आउटपुट्स में आए। ठीक है guys, क्योंकि ये हमारे ऑर्डर लिस्ट है। अगर मैं सेम चाहता हूँ गाइस कि हमारे यहाँ पे नंबर्स की जगह कुछ बुलेट्स फॉर्म आ जाए, मतलब डॉट डॉट बने हुए आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो वो कैसे आएंगे गाइस, यूएल टैग होता है। ठीक है ना, यूएल एलिमेंट,
इससे क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट होता है। अब इसके अंदर लिस्ट आइटम देना होता है, तो सेम इसी तरीके से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसको हटा देते हैं जस्ट, और इसको पेस्ट कर देते हैं। अब क्या होगा guys, जितने भी हमारे वो थे लिस्ट में आइटम्स, वो इस तरीके से आ गए, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में, इसमें नंबरिंग के साथ नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नंबरिंग का टाइप चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक टाइप एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो आप टाइप चेंज कर सकते हो इसमें, नंबरिंग 1 2 3 देना है तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कैपिटल लेटर में ABCD देना है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कैपिटल ए लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो आउटपुट में ABC आएगा, ठीक है। अगर स्मॉल में दीजिएगा तो स्मॉल में ABCD का आउटपुट आएगा, मतलब नंबरिंग आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और आप आई का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर कैपिटल आई का भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से थे गाइस। अगर आप कुछ भी मतलब आप डिस्क्राइब नहीं कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या वहाँ पे लेगा, नंबरिंग वन वाला लेगा, काउंटिंग वाला, ठीक है। इसी तरीके से अनऑर्डर लिस्ट में भी होता है टाइप, ठीक है गाइस। तो टाइप में भी सेम इसी तरीके से, इसमें डिस्क होता है, एक होता है DISC, डिस्क होता है, एंड उसके बाद एक सर्कल होता है गाइस, सर्कल में सर्कल, ठीक है। तो इसमें जो बीच में डॉट आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब बीच में डॉट नहीं रहेगा, चारों साइड बॉर्डर बना रहेगा, बस बीच में डॉट गायब हो जाएगा। डिस्क में डॉट रहते हैं पूरा, मतलब पूरा फिल होता है, इसमें फिल नहीं होता है, ठीक है। इसमें बस यही होते हैं, एक और भी होते हैं बहुत सारे, तो आप और जान सकते हो। एक स्क्वायर भी होता है, स्क्वायर होते हैं। अगर आप इसके नाम भूल जाइएगा गाइस तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है हमें, सिंपली आपको MDN पे जाना है और यहाँ पे आपको खुद से सर्च कर लेना है। ये याद रखना गाइस कि हमें सारी चीज़ें याद नहीं रह सकती है, ठीक है ना, बहुत सारे टैग्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा तो आप पीछे वाले चीज़ें भूलते जाइएगा। तो आप सिंपली आप गूगल का हेल्प ले सकते हो, कंपनी में गूगल का हेल्प लेके ही काम होता है, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। तो अगर आप भूल गए हो तो सिंपली आप इसके बारे में और चैट जीपीटी से या फिर गूगल से आप पूछ सकते हो। तो चैट जीपीटी का यूज़ करने की भी आपको आदत आनी चाहिए, ठीक है ना, यूज़ करते रहना है आपको, ठीक है। टाइप एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। एक होता है इसका रिवर्स प्रॉपर्टी, जैसे कि ऑर्डर वाले में मैं लिखता हूँ रिवर्स्ड, ठीक है। तो रिवर्स्ड क्या होगा, 1 2 3 नहीं होगा, 3 2 1 होगा, उल्टा आएगा काउंटिंग, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से चाहिए। अगर मैं स्टार्टिंग 7 कर दूंगा तो 7 से स्टार्ट होगा, तो 7 6 5 4 होगा, क्योंकि मैंने नंबरिंग जो है रिवर्स में दे रखा है। अगर रिवर्स वाला हटा दूंगा प्रॉपर्टी तो सिंपली ये 7 6 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे लिस्ट आइटम के बारे में। ये हम लोगों ने नॉर्मल लिस्ट के बारे में पढ़ा। अगर मान लीजिए मेरे को लिस्ट आइटम के अंदर ही दोबारा एक दूसरा लिस्ट देना होता है, ठीक है, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट देना होता है, कुछ इस टाइप्स के, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। एक है हमारा सिंपली ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, सॉरी, या फिर अनऑर्डर लिस्ट ही देते हैं, ठीक है। एक अनऑर्डर लिस्ट है जिसमें हम लोग देते हैं दो आइटम्स, एक लिस्ट आइटम है और एक दूसरा लिस्ट आइटम है, ठीक है। पहले वाले लिस्ट आइटम्स में हम लोग वेजिटेबल्स के नेम बताएंगे, एंड दूसरे वाले में हम लोग बताएंगे फ्रूट्स के नेम, फ्रूट्स नेम, फ्रूट्स ही लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब पहले वाले को अच्छे से, पहले इसको सेकंड वाले को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, और फर्स्ट वाले को हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वाले के अंदर मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे एक वो करूंगा क्रिएट, एक ऑर्डर अनऑर्डर था, अब ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करूंगा। अब इसके अंदर LI दूंगा, लिस्ट आइटम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करूंगा गाइस, लिस्ट आइटम में हम लोग देंगे एक ये ब्रिंजल, सॉरी, वेजिटेबल्स है तो यहाँ पे वो देना पड़ेगा पोटैटो, ठीक है। लिस्ट आइटम में टोमेटो, पीस, ठीक है, ब्रिंजल, इस तरीके से आप दे सकते हो। देन सेम इसी तरीके से मैं उसमें भी दूंगा OL, OL में हमारा LI, लिस्ट में मैंगो, लिस्ट आइटम में ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा नेस्टिंग में। अगर आपको इस तरीके से नेस्टिंग में देने का है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये था नेस्टिंग में, ठीक है। अगर बाहर वाले मतलब टॉप वाले जो पेरेंट्स थे उसको भी आपको नंबरिंग में लाना है तो आप सिंपली OL की जगह यहाँ पे, सॉरी, UL की जगह आप OL कर सकते हो, ठीक है। तो ये बाहर वाले भी नंबरिंग्स में आ जाएंगे, ठीक है guys? कुछ इस तरीके से। और अंदर वाले का अगर आपको टाइप चेंज करना है तो OL का आप टाइप चेंज कर सकते हो, ABCD भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो आई होप आपको ये ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा।
और हाँ गाइस, कुछ इस तरीके से ऑर्डर लिस्ट का जो थ्योरी है वो आप पढ़ सकते हो। और ये याद रखना, ऑर्डर लिस्ट में आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, जैसे एल आई के अंदर बंद करके दोबारा एल आई नहीं लिखना, मतलब ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग इस तरीके से, मतलब ये एक सिंटेक्स है और ये गलत है, ठीक है ना, और ये वाला सिंटेक्स है वो राइट है। इसको आपको इस तरीके से सिंटेक्स लिखना है, मतलब एक लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम के अंदर एक ओ एल आई एंड ओ एल लिखना है, फिर दोबारा उसके अंदर लिस्ट आइटम लिखना है। ठीक है गाइस, तो सिंपली ये था गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ गाइस, वो टारगेट को जरूर कंप्लीट करवा दीजिएगा, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ गाइस, कमेंट में मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। अगर आपको सीरीज़ में कुछ सजेशन देना चाहते हो, कुछ टॉपिक्स ऐड करवाना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।